एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। तो ये डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, मार्केट ही बता सकती है, सरकार तो बता नहीं सकती है। सोच ये थी अगर बहुत ज्यादा कीमत पेट्रोल और डीजल की आप कम कर देंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई है तो उससे दोनों चीजों का, पेट्रोल का और डीजल का दुरुपयोग बढ़ेगा। जब राज्यों के कोई भी चुनाव आए, दिल्ली पेट्रोल की कीमत गिरा दो, एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए पर लीटर से बढ़ा दो, और जब लोग इनको वोट दे दें या खुशियां मनाने तब एक हाइक का कुल्हाड़ा मार दो। एबीपी न्यूज में बड़ी बहस जारी है कि क्या देश के नसीब में महंगाई है। सर, बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। विजय, बड़ा सवाल ये कि नसीब में महंगाई क्या नीतियों की वजह से है? क्योंकि दाम तो कम हुए, जिस तुलना में कम हुए उस तुलना में लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, कुल मिलाकर कहानी यह है कि अभी भी जो तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हैं वो इतने ज्यादा नहीं बढ़े कि सरकार उसको पचा नहीं सकती थी। सरकार पचा भी लेती अगर कहीं विधानसभा चुनाव हो रहे होते। अब अगला विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में बिहार में, उससे पहले कोई चुनाव नहीं है, तो ये अच्छा मौका है कि आप तेल के दाम बढ़ा दें। और अगर तेल के दाम अगर उस समय भी बाजार में बढ़े, नवंबर में भी विधानसभा चुनाव से पहले, तो यही सरकार एक्साइज ड्यूटी को घटा भी देगी। लेकिन इस पर बहस करना बेकार है क्योंकि कांग्रेस भी अपने समय में ऐसा ही करती रही। जब जब विधानसभा चुनाव होते या दूसरा चुनाव होता, वो तेल के दाम बढ़ने नहीं देती थी। लेकिन मेरा तनेजा जी से एक सवाल है। तनेजा जी, आपको याद होगा कि यूपीए की सरकार के समय आप जब भी बहस में आते थे, आप हमेशा एक बात कहते थे कि जो पेट्रोलियम उत्पादों का जो मूल्य का जो ढांचा है, जो उनका प्राइस का स्ट्रक्चरिंग है, वो गड़बड़ है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, वो दूर होनी चाहिए। अब तो मोदी सरकार को 1 साल हो गया, आप भी बीजेपी के पेट्रोलियम सेल से जुड़े हुए हैं, तो वो जो एक खाका आप पेश करते थे वो आप अभी पेश नहीं कर पा रहे, या मोदी सरकार क्यों वो उसी लीक पर चल रही है जिस लीक की आप आलोचना किया करते थे? नहीं, देखिए, जो आपने बिल्कुल सही बात करी है, जो टैक्सेस का राशनलाइजेशन है, राज्य सरकारों का भी और केंद्र का, उसका राशनलाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल मैं बात आपकी सहमत हूं। मैं आज भी इसी बात को दोहराता हूं कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आजादी के टाइम से, बल्कि ब्रिटिश काल से, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। केंद्र हो या राज्य, दोनों की निर्भरता पेट्रोलियम उस पर टैक्सेस पे ज्यादा है, तो उसको राशनलाइज करना चाहिए, उसका विवेकीकरण होना चाहिए। मैं ये बात रिपीटेडली कह रहा हूं। और दूसरी मैं ये भी कह रहा हूं, राज्य सरकार, कुछ राज्य सरकारों की 1/3 आय जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से होती है, वो भी राशनलाइज हमको करना चाहिए और जीएसटी के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के आना चाहिए, जिसका इसका आधुनिकीकरण और राशनलाइजेशन। एक बात मैं, आपने जो पॉइंट उठाया, एक बात मैं और कह दूं कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं, कुछ चीजें फिक्स कॉस्ट है। हवाई समुद्री जहाज से तेल लाया जाता है, उसकी कीमत तो कम नहीं होती, रिफाइनरी की कीमत भी कम नहीं होती, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की कीमत भी कम नहीं होती, जो कमीशन से जो एजेंट्स की, डीलर्स की, वो भी कम नहीं होती। 50% से ज्यादा ऐसी कीमतें जो फिक्स्ड है, जो वो कभी कम नहीं होती। तो जब हम उसका गणित निकालते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 50% चीजें फिक्स्ड हो है। लेकिन राज्य सरकारें परसेंटेज में टैक्स लेती हैं। आपको लगता है ये इस कारण कि मेरा जी, राज्य सरकारें जो परसेंटेज में, केंद्र सरकार ने तो फिक्स कर दिया एक्साइज ड्यूटी, जो एड वॉलरम लेती हैं, जो परसेंटेज, जी हाँ, राज्य सरकारें जो है परसेंटेज में लेती हैं। मुझे लगता है इसका राशनलाइजेशन होना चाहिए, वो ठीक नहीं है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें ये तो कहना होता है कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनके सरकार। लेकिन और फिर वही बात जो मोहम्मद सलीम साहब कह रहे थे कि ये मिल्किंग काउ है, मतलब इससे आमदनी होनी है, तो फिर अगर दाम इतने कम हो रहे हैं तो इस वजह से लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है ना। जयवीर शेरगिल, आपसे मेरा सवाल ये कि फिर आम आदमी के अच्छे दिन कैसे आएंगे? देखिए, अच्छे दिन तो आए गए हैं। 15 लाख मिल गया है, गंगा मैया भी साफ हो गई है, सब्जियों की कीमतें भी गिर गई हैं। मैं अपने मित्र संबित को कहूंगा थोड़ा इस बात पे रोशनी डालें कि आज भिंडी का दाम क्या है, मई से लेके आज तक। इनको आज बाजार जाएंगे, इनको मालूम होगा 133% बढ़ोतरी है भिंडी की कीमत में। खाते होंगे, इनको मालूम होगा। दूसरा, चलिए अभी पेट्रोल पे आ जाते हैं। पाकिस्तान का उदाहरण दिया कि वो मुस्लिम देश है। लेकिन जयवीर, बड़ा सवाल ये कि यही सारे नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं पेट्रोल पे ही आ रहा हूं। हाँ, रशिया, भूटान तो मुस्लिम थे, जो अब संबित दे रहे थे, उनसे तो आपको हाँ, इसी तर्क
मैं एक चार्ट लेके आया हूं, हाँ इसी तर्क जी। मान लीजिए कांग्रेस बहुत गलत थी, कांग्रेस ने फायदा नहीं पहुंचाया, मैं उस स्तर पे बहस कीजिए। 115 रुपए बैरल था, 74 रुपए प्राइस थी। अगस्त 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शोर मचाया। अगस्त 2014 में 100 रुपए बैरल हुआ, कीमत 75 रुपए हो गई। परसेंट 1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, गिरा। तो कांग्रेस ने बहुत बुरा किया, बीजेपी ने उस बुरा को और बुरा कर दिया। इस आंकड़े को लेके चलिए। तीसरा, आज एक कृषि संकट चल रहा है। आप संबित बहुत आंकड़े लेके आए हैं आपके शो पे। मैंने शुरू में ही कहा, एक हाथ से थोड़ा दो, दूसरे हाथ से ज्यादा ले लो। आप ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट की बात कीजिए, देश में पेट्रोल ये सब कनेक्टेड है। यूरिया शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा यूरिया शॉर्टेज है। नवंबर 2014 में यूरिया पे फ्रेट बढ़ा दी। आज ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इसका किसान पे भी असर होगा। उनकी तरफ उनकी सहायता करने की बजाय, ठीक है संबित, लेकिन जयवीर ये कह रहे हैं कि अगर जी बिल्कुल, मैं आपसे बात करूं, आपको ही ज्यादा समय दे रहे हैं सर, आपसे ही हर सवाल का जवाब ले रहे हैं। संबित, जयवीर कह रहे हैं कि उन्होंने बुरा किया, लेकिन आप उसी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, आप और बुरा कर रहे हैं। आपको तो अच्छा करना था। नहीं, मैं आपको देखिए, मैं तटस्थ होकर जवाब देता हूं, मगर मुझे थोड़ा हंसी इसलिए आया था पहले क्योंकि आपने जयवीर जी से पूछा था, बताइए जयवीर जी अच्छे दिन कैसे आएंगे। अगर इनको पता होता अच्छे दिन कैसे आएंगे तो थोड़ी लूटमार की सरकार 10 साल तक चलाते। अच्छे दिन आए नहीं ना अभी भी। सुमेरा जी, जो बड़ा एक कमी रहा है हिंदुस्तान के पॉलिसी में, मैं बताऊं आपको, 15 लाख भी आ गया, अच्छे दिन आए हैं, आ रहे, सुन तो लीजिए, अच्छे दिन तो आए हुए हैं। जयवीर जवाब सुन लेते हैं। आप ही कह रहे थे कि इंटरफियर मत करिए और आप ही इंटरफियर कर रहे हैं। जी बोलिए। आप ही कह रहे थे इंटरफियर मत करिए और आप ही समय ऐसे जाएगा, आप बोलिए। जी बात है। जी देखिए, सबसे बड़ी जो कमी पॉलिसी की रही है, सबसे बड़ी कमी जो पॉलिसी की रही है कि आज कोई भी डेवलप्ड कंट्री पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो अपना 80% ईंधन जो है वो इंपोर्ट करता है। आखिर हम अपने पैर पे क्यों नहीं खड़े हो पाए? हम रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्स को क्यों नहीं हार्नेस कर पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और आज इसी कारण से हम पेट्रोल और डीजल के कारण से महंगाई का मार बार बार खाते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट पे छोड़ा हुआ है। और मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है, उन्होंने ये किया है कि 1,75,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिसी रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए, हाइड्रो पावर को फिर से रिहार्नेस करने के लिए ये बढ़ाया है। और सुमेरा जी, ये रातों रात तो नहीं हो जाएंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने कदम बढ़ाया। ठीक है, चलिए इस पर बात को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद सलीम साहब, पूरा होगा। मोहम्मद सलीम साहब, संबित पात्रा जी पिछली सरकारों और उनकी नीतियों की बात कर रहे हैं। क्या सब कुछ उसी पर, सब कुछ उसी के लिए जिम्मेदार है जो पिछली सरकार है? जो टैक्सेस का रैशनलाइजेशन है, 10 महीने में उन्होंने क्या वो कुछ कर सकते थे या नहीं? चलिए इस पर जवाब लूंगी मैं मोहम्मद सलीम साहब से। रुक रहे हैं, कुछ देख ले, फौरन होंगे हाजिर। एलईडी लाइट ईयर्स अहेड। चर्चा कर रहे हैं हम महंगाई को लेकर, क्या देश के नसीब में महंगाई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद सलीम साहब, बड़ा सवाल ये कि अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं संबित पात्रा की, उस पर अहम कदम उठाया सरकार ने, बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन क्या अब इसी के सहारे पेट्रोल और डीजल के दाम क्या कम नहीं किए जा सकते? क्या कुछ और नहीं कर सकती सरकार कि आम आदमी को राहत मिलेगा? फिर सिर्फ नसीब के ही सहारे रहना है? घोषणाएं हो रही है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं, बात सही है कि हमें विदेश से ईंधन लाना पड़ता है, पेट्रोल प्रोडक्ट, इसलिए कीमत बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन जो 40% 30% हमारे देश में पैदा होता है, उसके कीमत क्यों इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के मुताबिक दिया जाता है? और हम तो स्पॉट में नहीं खरीदते हैं, हम तो पहले बुक खरीदते हैं। तो जैसे तेल की कीमत बढ़ती है वैसे ही बढ़ाने की जरूरत हो जाती है। और तीसरी बात है, प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म के लिए सरकार के पास बंदोबस्त थी, उसे खत्म किया गया, अब वो क्यों नहीं चालू करते हैं? और एनर्जी जो हमारे यहाँ, बिजली हमारे देश में हम बनाते हैं या हमारे देश में कोयला उत्पादन होता है, क्या उसकी कीमत नहीं बढ़ रहे हैं? तो ये तर्क गलत है। बल्कि जरूरत इस बात की है कि 1 रुपए जो शेष थे हर लीटर पेट्रोल डीजल में, उसे ये सरकार 4 रुपए क्यों कर दिए, वो व्याख्या करे। और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके क्यों वो फायदा उठाना चाह रहे हैं? वो तेल के ऊपर से सरकार फायदा उठाना बंद कर दे। और बीजेपी सरकार ये महंगाई के बारे में, कालाधन के बारे में और बेरोजगारी के बारे में यूपीए सरकार के विरोध किए थे और कहते हम नया कुछ देंगे। और ये तीनों फ्रंट में, कालाधन के बारे में मुकर गए, महंगाई के बारे में विफल रहे
और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के मामले में भी सरकार कुछ नहीं कह रही, अब नए नए सपना दिखा रहे हैं। वो जो चुनाव में जो वायदे किए थे उसके क्या हुआ? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लोगों ने एक उम्मीद के साथ वोट किया था ना इस सरकार के लिए, नई नीति या नई कोई पहल होगी, लेकिन वो नई पहल नहीं दिख रही है, तो फिर तो नसीब के ही भरोसे हो गया ना सब कुछ। जी तो नसीब के भरोसे रखने से काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर सरकार को कांग्रेस की नीतियों से हटकर जनता को राहत देने वाले कदम उठाने पड़ेंगे। जब तक सामान्य व्यक्ति की आय नहीं बढ़ती, यदि उसका लगातार व्यय बढ़ता जाएगा तो इससे असंतोष पैदा होगा। लोगों ने बहुत विश्वास किया है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना है। यदि इस सरकार ने भी स्वयं को परफॉर्म करने में असफल पाया तो लोग जो है अराजकता की स्थिति को पहुंच जाएंगे। इसलिए इस सरकार का दायित्व संप्रग सरकार की तुलना में कहीं ज्यादा है और मुझे लगता है, हमारी अपेक्षा है कि नरेंद्र मोदी जी सफल होंगे उसमें। उनको इसकी दिशा में कदम उठाने की संबित इस पर आखिर में प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संबित, क्या आपसे प्रेम शुक्ला भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कुछ कदम उठाएंगे, सकारात्मक कदम उठाएंगे? देखिए सुमेरा जी, अब बिल्कुल जी सभी ने इस सरकार से उम्मीद लगाया हुआ है, सभी चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें और हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस आप देखिए कांग्रेस और हमारे में है कि एक नया आना भी हमने अपने जेब में नहीं डाला। इसी पेट्रोल को लेकर आपने देखा होगा वोल्कर कमिटी रिपोर्ट में किस प्रकार से खुद सोनिया गांधी जी का नाम पेट्रोल के करप्शन में आया था। आप बता दीजिए क्या 1 पैसा भी क्या मोदी जी की जेब में जाती है? सरकार के पास जनता के लिए रोड बनती है, जनता के लिए रोड बनती है, जनता के लिए रेलवे बनेगी, काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के लिए बनती है। ये करप्शन नहीं है, आप जनता से पैसा लेंगे होता है। सोनिया जी की तरह और कांग्रेस की तरह वोल्कर कमेटी में हम करप्शन नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन आप लोगों से जहां आप उन्हें फायदा दे सकते हैं 2 रुपए का, आप 2 रुपए का फायदा नहीं दे रहे ना, आप उनसे ले रहे हैं, आप उनसे ही लेकर सड़कें बनाने वाले हैं। ये भी लोगों को बताना चाहिए था। चलिए ठीक है, इस बहस में इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अब अमन जुड़ गए हैं आज की बात लेकर। आइए जानते हैं क्या कुछ है खास आज की बात में। जी अमन। शुक्रिया सुमेरा। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि कश्मीर के त्राल में एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडे लहराए गए हैं। सैयद अली शाह गिलानी की रैली थी, इससे पहले भी ऐसा हुआ था। एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडे लहराए गए हैं कश्मीर में। पूरी खबर 7 बजे आज की बात में।